हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं सोशल साइंस क्लास 9 का पोर्शन है आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालन। ठीक है जी। दो पार्ट में हम ये वीडियो देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, डिटेल में चीजों को समझते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके से समझा सकूं मैं बातों को। एक वीडियो में बनाऊंगा तो शायद उतने डिटेल से आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए दो पार्ट बनाया है। ठीक है जी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि ये हाइपोथेटिकल विलेज, जिसमें मेनली इसका बात जो चैप्टर का है कि प्रोडक्शन वगैरह कैसा होता है, विलेज एरिया में किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक विलेज लिया गया है पालमपुर, कहता है कि ये यूपी का एक विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है जी, एक काल्पनिक विलेज है जहाँ पे फार्मिंग जो है वो आपका मेन एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे होती है। मेनली जो एक्टिविटी है वो आपका फार्मिंग है। ठीक है, इसके लिए नेचुरल, मैनमेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी, इन सब की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में आपका कि यहाँ से एक जो है वो एक बिग विलेज है जिसका नाम है रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर यहाँ से है। कहाँ से? पालमपुर से। ठीक है, और एक स्मॉल टाउन है आपका शाहपुर, जो कि किससे कनेक्टेड है? पालमपुर से। ऑल वेदर रोड है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी खासी रोड कनेक्शन है वहाँ पे, रोड वगैरह जो है वो काफी अच्छा है। ऑल वेदर रोड का मतलब ये हो गया कि कंक्रीट रोड है। ठीक है जी, कच्ची रोड नहीं है, पक्की रोड है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के भी बहुत सारे फैसिलिटी हैं, जैसे बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी हो गया, तांगास हो गए, बोगियाज हो गए, ये बफेलो, जैसे बैलगाड़ी होती है वहाँ पे बैल होता है, यहाँ पे क्या होता है आपके बफेलो, उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सब भी वहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट की चीजें यूज की जाती है। ठीक है, 450 फैमिली का ये गांव होता है जिसमें 80% अपर कास्ट के लोग हैं जिनका अपना लैंड है। इनके घर जो है वो काफी बिग हाउसेज हैं, सीमेंट वगैरह से बने हुए हैं, सीमेंट ब्रिक के ये आपके हाउसेज इनके बने हुए हैं। 1/3 जो है वो दलित फैमिली है। ठीक है, जिनके स्मॉलर हाउस है, कुछ के कच्चे घर भी है। ठीक है, ज्यादातर हाउसेज जो है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। ठीक है जी, इसलिए आप जब देखोगे इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर में आप देखोगे कि किस तरह से यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ 2 प्राइमरी स्कूल भी है यहाँ पे और एक हाई स्कूल भी है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे काफी ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, और एक आपका यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो हेल्थ सेंटर के मामले में भी ये विलेज काफी अच्छा है। अब चैप्टर को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहली बात आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, जब मैं कोई चीज, कोई कंपनी शुरू करता हूँ या कोई मशीन, जब मैं अपना, जैसे मान लो मैं अभी यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं कोई स्कूल बना रहा हूँ तो वहाँ पे किन किन चीजों की पड़ेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा हूँ तो वहाँ पे किन किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको देखते हैं। लैंड क्या हो गया? आपकी जमीनें होंगी जो फिक्स्ड हुए हैं। भाई कोई भी आप कंपनी खड़ी करनी चाहते हो, मशीनें लगाना चाहते हो, तो वो कहाँ पे लगाओगे? आप लैंड पे लगाओगे। अब ये लैंड, ये जो लैंड है आपका, ये आपका या तो टेम्पररी भी हो सकता है, जैसे रेंट पे भी आप ले सकते हो, या परमानेंट लैंड किसी कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों है। अगर आप परमानेंट वहां पे अगर लेते हो तो आपको क्या होगा, उस पर रेंट नहीं देना पड़ेगा आपको। और अगर आप टेम्पररी रेंट पे लेना चाहते हो तो वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा होता है आपका, वो एज ए रेंट जाता है। दूसरा है आपका लेबर। तो किसी भी कंपनी के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग हब आप बनाते हो, किसी भी चीज के लिए लेबर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक स्कूल है, तो स्कूल की बात करें तो वहाँ पे हमारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, अब वो टीचर्स भी आपके स्किल्ड टीचर होने चाहिए। ठीक है, तभी वो पढ़ा पाएंगे। उसके अलावा एक मान लो कोई फोन की कंपनी है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो लोग लेबर होने चाहिए, जिनको बातें आपको ये सारी पता हो कि उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी है। तो ये लेबर जो है वो आपके स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, स्किल्ड लेबर अगर आपके पास है तो आपको जो प्रोडक्शन है वहां पे आपको क्या करना होगा, काफी अच्छा आपको हेल्प मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर हमारे पास उस तरह के स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, हम क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जितने हो, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, जितने की भी ट्रेनिंग हो, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कई बार ये देखा गया है कि अगर मान लो कोई नई चीज हम लेके आ रहे हैं
और उस टाइम हमें क्या है नहीं पता है उसके बारे में, तो हम अपने लेबर्स को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उस चीज को अच्छे से सीख पाए। उसके बाद है आपका फिजिकल कैपिटल, ठीक है जी, फिजिकल कैपिटल। अब देखो तीसरी जो चीज है, तीसरी क्या सबसे बड़ी चीज जो आप अगर देखोगे तो भाई वो पैसा है, अगर पैसा होगा तभी तो सारी चीजें स्टार्ट होगी आपके पास। तो फिजिकल कैपिटल मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी से, ठीक है, मनी से। अब यहाँ पे भी फिजिकल कैपिटल को दो पार्ट में हम बांट देते हैं, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हो गया, जैसे कि मान लो समझ लो मैं आपको भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जो ये बोर्ड लिया है, ठीक है, ये मार्कर लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए फिक्स कैपिटल हो गया कि एक बार ले लिया। ऐसा थोड़ी है कि अगली क्लास होगी तो उसके लिए अलग बोर्ड लेके आऊंगा, अलग मार्कर लेके आऊंगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सालों बाद इसको चेंज करना पड़े, वो अलग चीज होती है, लेकिन ये एक बार फिक्स हो गया जो डेली डेली चीजें नहीं बदलनी पड़ती है। उसके अलावा हाँ ये कह सकते हो वर्किंग, अब जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया तो वर्किंग कैपिटल के लिए इस मार्कर में मुझे इंक डालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा आपको जैसे इंक खत्म होगा, डेली इंक डालना है तो उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये समझ लो कि जैसे डाटा हो गया आपका, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा तो उसके लिए डाटा चाहिए, तो वो कॉस्ट मेरा हो गया, ठीक है ना जी। जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो गया। तो ये बातें हो गई। तो फिक्स कैपिटल वो हो गया जैसे मशीन वगैरह लिया आपने, ठीक है, मशीन लिया, या फिर मान लो किसी ने लैंड वगैरह लिया, इस तरह की चीजें। आप एक बार मशीन ले लिया वो अब आपका फिक्स कैपिटल हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगले दिन फिर से मशीन लेके आओगे, तो मशीन आपका क्या हो गया, एक तरह से फिक्स कैपिटल हो गया। जमीन हो गई आपकी, वो फिक्स कैपिटल हो गई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल जिसमें ज्यादा की जरूरत हो, आपको डेली जरूरत हो, ठीक है, जब कोई कंपनी रन करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो कुछ पैसे जैसे आपने यहाँ पे मशीन वगैरह लगा दी और कुछ पैसे आपको चाहिए जो डेली यूज में आपको काम आएगा। जैसे कि मान लो कि एक टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, तो उसको थ्रेड वगैरह चाहिए, तो थ्रेड वगैरह का कॉस्ट हो गया, ठीक है जी। ऑयलिंग करने के लिए, मशीन में ऑयल डालने के लिए ऑयल चाहिए, तो वो चीज होगी आपकी फिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंक डाला, तो वो डेली की जरूरत है, 2-3 दिन में इंक खत्म हो जाता है, फिर से लेके आना पड़ेगा, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल आपका। इसके बाद जो आता है वो होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। देखो ये सारी जितनी चीजें होनी चाहिए ना, इसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का क्या ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो इस सभी को क्या करे, कंट्रोल करे, वो ही कहलाता है आपका ह्यूमन कैपिटल। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए जो सबसे ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन का ही दिमाग होता है जो ये सारी चीजें आपका करने वाला है। कैसे लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे जो हमारा लेबर है उसका यूटिलाइजेशन हो, कैसे हमारा फिजिकल कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो, कैसे हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो ये सारी चीजें कौन करेगा, ह्यूमन कैपिटल। और इन्हीं चारों को हम क्या नाम भी देते हैं, एज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कई बार आपका क्वेश्चन ये भी आता है, एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये चीज होगी। अब फार्मिंग जो है वो पालनपुर का मेन एक्टिविटीज है, ठीक है जी। फार्मिंग जो है वो पालनपुर का आपका मेन एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले देखो, जो लैंड है आपका पालनपुर में वो फिक्स है, ठीक है, जो लैंड है आपका पालनपुर में वो क्या है, आपका फिक्स है। अब इसी लैंड पे क्या होगा, आपके घर भी बनेंगे, आपके रोड भी बनेंगे, ठीक है, स्कूल्स बनेंगे, हेल्थ सेंटर बनेगा, वो सब चीजें फिक्स होगी। जैसे मान लो इंडिया का ही एरिया है, तो इंडिया का जो कंट्री है वो फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरे देश में चले जाओगे, तो आपको उसी में क्या करना होगा, मैक्सिमम आपको आउटपुट लेना होगा। तो लैंड उनके लिए फिक्स है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन वहां पे अगर बढ़ेगा तो लैंड जो है फिर अलग अलग लोगों के लिए घर चाहिए, डेवलपमेंट होगा, तो लैंड जो है वो कम ही होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड का जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। और पालनपुर में दिया है कि जो भाई जितनी भी लैंड है ना वो आइडल लैंड है, कोई भी आपका वेस्टलैंड या बैरन लैंड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना यूज कर सकते हैं आप उतना लैंड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम सेम लैंड में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो देखो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पालनपुर में जो आपका क्रॉप होता है, जैसे खरीफ में हमारे जो मेन है खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में मेनली वहाँ पे ज्वार और बाजरा होता है, ठीक है जी, ज्वार बाजरा राइस वगैरह, ठीक है, ये सब होता है। और दूसरा आपका राबी क्रॉप, तो उसमें व्हीट वगैरह होता है।
इसके अलावा यहाँ पे आपका शुगर कैन वगैरह भी होते हैं आपका, जिससे क्या बनाया जाता है, जगेरी यानी कि गुड़ वगैरह बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। तो कुछ आपके मेजर क्रॉप्स के नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। अगर मान लो एक ही लैंड पे आप किसी एक ईयर में 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से कह लो या 1 से ज्यादा कह लो आप, ठीक है, मोर देन 1 कह लो आप, मोर देन 1, ठीक है, 2 2 3 4 क्रॉप्स अगर आप ग्रो करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है जी, उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, अगर किसी भी लैंड पे आप एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हो एक ही साल में, तो वो कहलाता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे यहीं पे अगर क्या हो रहा है, खरीफ और राबी के अलावा यहाँ पे पोटैटोज वगैरह भी ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी ग्रो किए जाते हैं। तो ये चीज क्या होती है आपकी, यही होती है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग, कि सेम लैंड से आप एक साल में 2 या 2 से ज्यादा क्या कर सको, क्रॉप को ग्रो कर सको। ठीक है जी, आगे है कि क्या है, इससे हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि इंडिया में पहले जो प्रोडक्शन होता था, अगर हम फार्म सेक्टर की बात करें तो वो काफी कम था। लेकिन जब से आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, जब से हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, ये 70s के बाद की बात है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है आपका, काफी चीजें जो हैं वो बदली हैं। कम आउट इनपुट में हम मैक्सिमम आउटपुट देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है आपका HYV, यानी हाई, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, HYV सीड्स। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स। उसके साथ साथ दूसरी चीज इरिगेशन मेथड, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया। अब पालमपुर में अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी है, तो ट्यूबवेल वगैरह की भी फैसिलिटी अच्छी है, लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स भी लगा रखे हैं। उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्निक, जैसे कि पहले हम हल बैल से करते थे, तो अब आपके ट्रैक्टर्स आ गए। ठीक है, मैनुअली वर्क किया जाता था, तो सीड लगाने के लिए सीड ड्रिल्स आ गए। ठीक है जी, थ्रेशर्स वगैरह आ गए हैं। तो ये सब क्या होता है आपका, मॉडर्न टेक्निक से टाइम कम लगता है, क्वालिटी जो है वो भी आपको अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ आपके हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, विडिसाइड्स हो गए। ठीक है, ये सब भी हम क्या करने लगे, अच्छे यूज करने लगे। अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स आ गए हैं जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आउटपुट देगा। पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स हम यूज करने लगे। ठीक है, हाई क्वालिटी के, जो क्या करता है आपको अच्छे से अच्छे आपको रिजल्ट देगा। अब सुनना जरा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे वहां पे दिया हुआ है कि जो प्रोडक्शन वहां पे उस विलेज में 1300 आपका होता था, 1300 टन समझ लो, या कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। वो अब बढ़ के कितना हो गया, अप्रोक्स 3200, यानी 2 और 2.5, यानी 3 टाइम्स लगभग प्रोडक्शन हो गया। 2 से 3 टाइम्स प्रोडक्शन जो है, डबल ट्रिपल जो है प्रोडक्शन वो आपका बढ़ गया। ठीक है जी, आपका जो प्रोडक्शन पहले होता था, अब उससे डबल ट्रिपल प्रोडक्शन यहाँ पे होने लगा। नेक्स्ट है विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, क्या लैंड यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाती है। लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो आप क्या करोगे, फिर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करोगे। जैसे पंजाब वगैरह में क्या होता है, पंजाब वगैरह में वो लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या यूज करने लगे हैं, फर्टिलाइजर, जिस वजह से वहाँ का जो सॉइल है उसकी एल्कलिनिटी बढ़ रही है, कहीं सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो आप एक्सेसिव जब लैंड से लेने लगोगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब ज्यादा डालोगे, तो लैंड पे है कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में इतने ज्यादा क्रॉप यूज करते हो, तो क्या होगा, आपका लैंड धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर। पालमपुर में अब लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देख रहे हो टोटल फैमिली जो है वो 450 है, जिसमें से 150 फैमिली जो है उसके पास किसी भी तरह का लैंड नहीं है, किसी भी तरह की जमीन नहीं है। जो 240 फैमिली है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और 60 ऐसे फैमिली है जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है।
ठीक है जी। तो ज्यादातर देखोगे तो ये आपके होते हैं मीडियम या बिग आपके फार्मर्स, ये आपके तो समझ लो कि वेरी लो लेवल के, और यहाँ तो आपके काफी उनके पास है नहीं। देखो 2 हेक्टेयर से कम की जमीन पे जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो आप बहुत बड़ा एग्रीकल्चर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, छोटे मोटे आप करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलता, ये तो बस अपने कंजप्शन के लिए हो जाता है। लेकिन जब बिगर एरिया पे आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपके पास आपके कंजप्शन के लिए काफी चीजें होती हैं और आप सेल भी कर सकते हो वहां पे, ठीक है जी। विलेज एरिया में देखोगे तो कई यूनिट होते हैं लैंड को मेजर करने के लिए, जैसे बीघा हो गया, ठीक है, जैसे बीघा हो गया, गुंठा हो गया। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि एक लैंड जो 100 मीटर जिसका लेंथ हो और 100 मीटर विड्थ हो, ठीक है जी। और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं, वो अलग अलग आप जब एरिया में जाओगे तो हो सकता है कि वहां पे मेजर करने का अलग अलग तरीका हो। तो ये आज आपका पहला पार्ट था, होप की चीजें आपको समझ आई हो। एक बार 2 बार आप वीडियो देखो, 1-2 बार बुक पढ़ोगे तो आपको अपने आप बातें समझ आने लगेगी। चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।